हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं 8 क्लास का सिविक्स लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? सिविक्स। इसको क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। सिविक्स इसको पॉलिटी क्या कहते हैं? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसे क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। और चैप्टर का नाम अध्याय 1 क्या है? भारतीय संविधान। चलिए आज जानते हैं कि संविधान कैसे लागू हुआ, क्या क्या की चीज हुआ, संविधान के बारे में जानते हैं। 8 क्लास का आज न्यू बुक स्टार्ट किए हैं, फिर देखिएगा। साइंस खत्म कर दिए, वो इकोनॉमिक्स खत्म, ज्योग्राफी खत्म कर दिए, हिस्ट्री खत्म कर दिए, अब सिविक्स स्टार्ट किए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, न्यू पुराने सभी स्टूडेंट उतारिएगा। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन। किसी लोकतंत्र किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा भेदभाव इस सब के कारण संविधान के लिए नीचा ऊंचा जाति पाति धर्म ये सब के लिए संविधान की जरूरत पड़ता है, बहुत कुछ के लिए और संविधान की जरूरत पड़ता है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या दिया है। एक लोकतांत्रिक देश में हर समाज के लोगों की, चाहे उनकी सामाजिक धार्मिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ हो भी हो भी सरकार बनने वाले अपने प्रतिनिधियों को चुनने में सीधा भूमिका होती है और एक लोकतांत्रिक देश को एक संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यह उन महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को प्रस्तुत करता है जो देश के विभिन्न समाज के भीतर निर्णय लेने को नियंत्रित करते हैं। चलिए इसका आंसर नीचे दिया है, देखिएगा। और और यह उन आदर्शों को प्रस्तुत करता है जो उस देश का आधार बनते हैं जिसमें उसके नागरिक रहना चाहते हैं और यह नियमों और सिद्धांतों की संपत्ति के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर देश को शासित किया जाता है और यह अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा करने और अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों द्वारा किसी भी प्रकार के वर्चस्व को रोकने के लिए नियम प्रदान करता है। आज वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि आज हम कॉलेज चले गए थे अपना न्यू एडमिशन कराने के लिए पीजी में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आज 9 बजे से पहले चले गए, ध्यान नहीं दिए। जहाँ 9:30 बजे घर से निकले, नहाए सुनाए फिर चले गए थे, फिर अभी टाइम मिला तभी वीडियो बना रहे हैं। चलिए देखिए, यह ऐसे नियम बनाता है जो किसी भी राजनेता द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं। अब मेरा एडमिशन हो गया, अब जिस दिन स्लिप जमा होगा उस दिन जाना पड़ेगा पहुंचाने के लिए। चलिए देखिए यहाँ, यह अपने नागरिकों को अधिकार भी प्रदान करता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। चलिए आज हम देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या बोलते हैं। नीचे दी गए 2 दस्तावेजों को हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल ताजा संविधान से लिया गया है। और 1990 नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका, 2015 नेपाल का संविधान भाग 5 कार्यपालिका। अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियां नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश और मंत्रिपरिषद में निहित होगी। अनुच्छेद 75 कार्यकारी शक्तियां नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होंगे। भारत के पूछेगा, भारत के 395 अटकील अनुच्छेद है। कितना है? 395 तक है, 1 से लेके। चलिए नेपाल के इन दोनों संविधानों को कार्यकारी शक्ति का उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है? क्यों? चलिए इसका आंसर दिया है, देखिए इसका आंसर क्या दिया है। 1990 और 2015 में नेपाल के संविधान के बीच अंतर। 1990 में कार्यकारी शक्तियां महामहिम और उनकी परिषद को सदस्यों के बीच निहित थी, लेकिन 2015 में यह केवल मंत्रिपरिषद के पास निहित है। हाँ, मुझे लगता है इसे बदलने की जरूरत है क्योंकि नेपाल में अब राजशाही नहीं है, अब यह
एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अनुसार नए नियमों बनाने होंगे जो लोगों के लिए अधिक अनुकूल होंगे। चलिए 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर का आंसर दिया है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होते तो क्या होता? लोकतंत्र में लोगों अपने नेताओं को चुनते हैं ताकि वह अपनी ओर से जिम्मेदारी से सत्ता का प्रयोग कर सके, लेकिन इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये नेता अपने अधिकार को अपनी इच्छा अनुसार दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसकी लोकतंत्र में अनुमति नहीं दी जा सकती है। सत्ता इस दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप घोर अन्याय हो सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती सकती है। इसीलिए हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग खिलाफ सुरक्षा के रूप में उनकी शक्तियां प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 नंबर का आंसर देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित स्थितियों को अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों को अल्पसंख्यक को विचार का समान करना क्यों महत्वपूर्ण? इसका एक-एक कारण बताइए। एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और इसमें से 20 पुरुष हैं और एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और एक कारखाने में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाका शाकाहारी हैं और 50 विद्यार्थी कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं। चलिए इसका आंसर देखिए नीचे दिया गया है। इसका आंसर देखिए 4 का टोटल का आंसर। अल्पसंख्यक महिला शिक्षकों में अपनी आवाज उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उनके शिक्षण प्रयासों में बाधा ना आए। चलिए ख नंबर देखिए। अल्पसंख्यक बोध सभी व्यक्तियों को धर्म चुनने का अधिकार है और दूसरे उसका सम्मान करना होगा। चलिए गो नंबर देखिए। अल्पसंख्यक मांसाहारी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद ना भोजन चुनने का अधिकार है। गो नंबर अल्पसंख्यक विशेष अधिकार प्राप्त नागरिकों के साथ उनके जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देखिए क्या बोलता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है नीचे दी गई बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है और दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों को लिखिए और आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए मुख्य आयाम महत्व, संघवाद, शक्तियां में बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति। चलिए इसका आंसर देखिए दिया है। इसका आंसर क्या दिया है? मुख्य आयाम महत्वपूर्ण संघवाद में यह राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करता है और यह व्यक्ति प्रगति की अनुमति देता है। शक्तियां का बंटवारा, सत्ता किसी व्यक्ति का या निकाय के हाथों में नहीं होते हैं। सत्ता के 2-3 अंग एक दूसरे पर नियंत्रित रखते हैं जिससे अच्छा संतुलन बना रहता है। मौलिक अधिकार वे राज्य द्वारा सत्ता के पूर्ण और मनमाने उपयोग के नागरिकों को रक्षा करते हैं और वह एक मानवीय समाज में अनुरूप है। संसदीय शासन पद्धति राज्य चलाने के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की जनता प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। लोग राष्ट्र के लिए प्रतिनिधियों को चुनने में भी प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? लास्ट 6 नंबर देखिए लास्ट है। उन भारतीय राज्यों को निम्नलिखित जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सब हम आप लोग को पहले बता दिए। न्यू पुराना स्टूडेंट जितना आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा नहीं समझ में आएगा तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सिविक्स का पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर दिए, फिर कल भी बताएंगे दूसरा चैप्टर और नया होगा तो आज ही अपलोड कर देंगे। आप लोग देखते रहिएगा और लाइन पे बने रहिएगा। चलिए।